A Life in Music, Lata Mangeshkar, Autobiography, Part 1. प्रस्तावना -1 युग की आवाज़। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जिसने भारतीय संगीत को न सिर्फ नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि पूरी दुनिया को भारत की सुरीली धड़कन सुनाई। इस आत्मकथा में वे अपने जीवन की कहानी कहती हैं, एक मासूम बच्ची से लेकर भारत की कोकिला बनने तक का सफ़र। ये कहानी सिर्फ एक गायिका की नहीं बल्कि उस दौर की है जब भारत आज़ाद हुआ, फिल्म इंडस्ट्री बदली, संगीत ने नया रूप लिया और एक आवाज़ ने हर दिल में जगह बनाई। अध्याय 1 जन्म और परिवार का संस्कार। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। उनका असली नाम हेमा मंगेशकर था। बाद में उनका नाम लता रखा गया, जो उनके पिता द्वारा लिखे गए एक नाटक के पात्र लतिका से प्रेरित था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े गायक और नाटककार थे। संगीत उनके खून में था। उनके घर में हमेशा रियाज होता, रागों की चर्चा होती और संगीत का माहौल बना रहता। घर का वातावरण, पारिवारिक जीवन सरल था परंतु कला और संस्कृति से परिपूर्ण। पंडित दीनानाथ ने अपनी बेटी को शुरू से ही संगीत के संस्कार दिए। माँ शेवंतीबाई एक धार्मिक संयमी महिला थीं, जिन्होंने लता में धैर्य और अनुशासन का भाव भरा। लता जी लिखती हैं, बचपन से ही मेरे कान में तानपुरे की झंकार, हारमोनियम की मधुर ध्वनि और पिताजी की आवाज़ गूंजती थी। मुझे लगता था कि संगीत कोई काम नहीं, जीवन का श्वास है। अध्याय 2 बचपन और पहली सीख। छोटी उम्र से ही लता का लगाव संगीत से था। वे अपने पिता के रियाज में बैठतीं और धीरे धीरे रागों की बारीकियां सीखतीं। पहली संगीत शिक्षा। पिताजी खुद उन्हें संगीत सिखाते। वे कहते, संगीत में भावना डालो, सिर्फ सुर नहीं। लता अक्सर मंदिर में भजन गाती। प्रथम मंच प्रदर्शन सिर्फ 5 साल की उम्र में। A Life in Music, Lata Mangeshkar, Autobiography, Part 1. प्रस्तावना -1 युग की आवाज़। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जिसने भारतीय संगीत को न सिर्फ नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि पूरी दुनिया को भारत की सुरीली धड़कन सुनाई। इस आत्मकथा में वे अपने जीवन की कहानी कहती हैं, एक मासूम बच्ची से लेकर भारत की कोकिला बनने तक का सफ़र। ये कहानी सिर्फ एक गायिका की नहीं बल्कि उस दौर की है जब भारत आज़ाद हुआ, फिल्म इंडस्ट्री बदली, संगीत ने नया रूप लिया और एक आवाज़ ने हर दिल में जगह बनाई। अध्याय 1 जन्म और परिवार का संस्कार। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। उनका असली नाम हेमा मंगेशकर था। बाद में उनका नाम लता रखा गया, जो उनके पिता द्वारा लिखे गए एक नाटक के पात्र लतिका से प्रेरित था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े गायक और नाटककार थे। संगीत उनके खून में था। उनके घर में हमेशा रियाज होता, रागों की चर्चा होती और संगीत का माहौल बना रहता। घर का वातावरण, पारिवारिक जीवन सरल था परंतु कला और संस्कृति से परिपूर्ण। पंडित दीनानाथ ने अपनी बेटी को शुरू से ही संगीत के संस्कार दिए। माँ शेवंतीबाई एक धार्मिक संयमी महिला थीं, जिन्होंने लता में धैर्य और अनुशासन का भाव भरा। लता जी लिखती हैं, बचपन से ही मेरे कान में तानपुरे की झंकार, हारमोनियम की मधुर ध्वनि और पिताजी की आवाज़ गूंजती थी। मुझे लगता था कि संगीत कोई काम नहीं, जीवन का श्वास है। अध्याय 2 बचपन और पहली सीख। छोटी उम्र से ही लता का लगाव संगीत से था। वे अपने पिता के रियाज में बैठतीं और धीरे धीरे रागों की बारीकियां सीखतीं। पहली संगीत शिक्षा। पिताजी खुद उन्हें संगीत सिखाते। वे कहते, संगीत में भावना डालो, सिर्फ सुर नहीं। लता अक्सर मंदिर में भजन गाती। प्रथम मंच प्रदर्शन सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार मंच पर गाया। ये एक छोटा सा कार्यक्रम था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पहली बार उस बालिका की अद्भुत प्रतिभा महसूस की। अध्याय 3 संघर्ष की शुरुआत। पिता का देहांत। जब लता 13 साल की थीं, उनके पिता का अचानक निधन हो गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। लता सबसे बड़ी संतान थी, इसलिए घर का बोझ उन पर आ गया। वे लिखती हैं, उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं अपनी आवाज़ से अपने परिवार को संभालूंगी। मुझे नहीं पता था कि राह कितनी कठिन होगी, पर मैं तैयार थी। अध्याय 4 फिल्मों में पहला कदम। पिता के निधन के बाद उन्हें फिल्मों में गाने और अभिनय के मौके मिले। पहली फिल्म किटी हसरालाल की मराठी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने अभिनय किया। 1942 में उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड किया, लेकिन वो रिलीज नहीं हुआ। वे बताती हैं कि उस समय फिल्मों में गाने का तरीका अलग था, भारी आवाज़ें, नाटकीय शैली। उनकी पतली और सुरीली आवाज़ को लोग कमज़ोर कहते थे। लोग कहते थे, ये आवाज़ नहीं चलेगी, पर मैं जानती थी कि मेरा संगीत अलग है। अध्याय 5 मुंबई का संघर्ष। मुंबई में रहना आसान नहीं था।
छोटे से घर में पूरा परिवार रहता। दिन भर स्टूडियो के चक्कर, ऑडिशन, छोटे मोटे रोल। कई बार उन्हें इंतजार कराया जाता, अपमान सहना पड़ता। लेकिन लता ने हार नहीं मानी। वे लगातार रियाज करती, हर असफलता को सीख मानती। अध्याय 6 संगीत में पहला बड़ा मौका। 1947 में उन्हें गजल गायक गुलाम हैदर का साथ मिला। गुलाम हैदर ने कहा, माइनस, तुम्हारी आवाज़ अनोखी है। एक दिन ये आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। उन्होंने लता को फिल्म मजबूर 1948 में गवाया। यहीं से लता मंगेशकर की असली यात्रा शुरू हुई। पार्ट 1 समाप्त। अगला भाग, उदय का दौर, महान संगीतकारों के साथ सफ़र और हिट गानों की शुरुआत। पार्ट 2 अध्याय 7 उभरता हुआ सितारा 1948-1950। 1948 का साल लता मंगेशकर के जीवन का निर्णायक मोड़ था। आएगा आने वाला, महल 1949, ये गीत कमाल अमरोही की फिल्म में मदन मोहन द्वारा कंपोज किया गया था और लता की आवाज़ ने जादू कर दिया। ये गीत रिलीज होते ही पूरे देश में छा गया। लोग पूछने लगे, ये गायक कौन है? वे लिखती हैं, जब मैंने आएगा आने वाला गाया तो मुझे पता नहीं था कि ये इतना मशहूर होगा। मैं बस सुर में डूबी हुई थी। अध्याय 8 संगीतकारों का साथ। लता जी को धीरे धीरे बड़े संगीतकारों का साथ मिलने लगा। गुलाम हैदर माइनस, जिन्होंने पहला मौका दिया, शंकर जयकिशन माइनस, जिनके साथ उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए, अनिल बिस्वास, हुस्नलाल भगतराम, सी रामचंद्र, इन सभी ने लता की आवाज़ पर भरोसा जताया। उन्होंने महसूस किया कि हर संगीतकार की शैली अलग होती है। मैंने सीखा कि हर संगीतकार की धुन में खुद को ढालना ही एक गायक का असली कौशल है। अध्याय 9 स्वर कोकिला की पहचान। 1950 तक लता मंगेशकर भारतीय फिल्म संगीत की सबसे बड़ी आवाज़ बन चुकी थी। नागिन 1954, आह 1953, बूट पॉलिश 1954 जैसे फिल्मों के गानों ने उन्हें स्वर कोकिला बना दिया। उनका रेंज अद्भुत था, माइनस रोमांटिक, भजन, दर्द भरे गीत, जोशीले देशभक्ति गीत, माइनस सब में परिपूर्ण देशभक्ति गीत। 1963 में ऐ मेरे वतन के लोगों ने पूरे देश को रुला दिया। यह गीत राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने गाया गया। नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वे लिखती हैं, माइनस, जब मैंने वो गीत गाया तो मैं भी रो पड़ी थी। ये सिर्फ गीत नहीं था, शहीदों को श्रद्धांजलि थी। अध्याय 10 कठिनाइयों का सामना। सफलता आसान नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री में राजनीति थी। कई बार अन्य गायकों ने उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। स्टूडियो में लंबी रिकॉर्डिंग से स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, लेकिन वे कभी टूटी नहीं। मुझे लगता था कि मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर मैं सच्चे मन से गाऊं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। अध्याय 11 संगीतकार मदन मोहन के साथ जादू। मदन मोहन और लता मंगेशकर की जोड़ी को स्वर्गीय कहा जाता है। लग जा गले, वो कौन थी, 1964। नैना बरसे, वो कौन थी, 1964। इन गानों ने अमरता हासिल की। मदन भैया, मदन मोहन के साथ काम करना अद्भुत था। वे मेरी आवाज़ के हर पहलू को समझते थे। अध्याय 12 एसडी बर्मन और आरडी बर्मन के साथ सफ़र। एसडी बर्मन, उन्होंने लता से सुन मेरे बंधुरे जैसे अमर गीत गवाए। आरडी बर्मन, नए ज़माने के संगीत के साथ उन्होंने लता को एक नई पहचान दी, जैसे तेरे बिना जिया जाए ना, रातों का राजा। अध्याय 13 अंतर्राष्ट्रीय पहचान। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली वे पहली भारतीय गायक बनी। दुनिया के कई देशों में उन्होंने कॉन्सर्ट दिए। अध्याय 14 निजी जीवन और त्याग। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की। उनका पूरा जीवन संगीत को समर्पित रहा। मुझे लगता था कि संगीत ही मेरा परिवार है। मैंने इसे ही अपना साथी बना लिया। पार्ट 2 समाप्त। अगला भाग, स्वर्णिम युग 1970-1990 का दौर, फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव और लता जी का प्रभाव। पार्ट 3 अध्याय 15 स्वर्णिम युग की शुरुआत, 1970 का दशक। 1970 का दशक भारतीय सिनेमा और संगीत दोनों के लिए ऐतिहासिक रहा। इस समय तक लता मंगेशकर भारतीय संगीत में निर्विवाद रूप से शीर्ष पर थीं। उन्होंने न सिर्फ गायक के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया था, बल्कि अपने काम से ये भी साबित कर दिया था कि एक महिला कलाकार भी इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिक सकती है। स्टूडियो का माहौल। उन दिनों रिकॉर्डिंग डिजिटल नहीं थी। गाना एक ही टेक में रिकॉर्ड करना होता था। स्टूडियो में लाइव ऑर्केस्ट्रा होता, जिसमें 50-60 वादक एक साथ बजाते। हर गायक को बिल्कुल सही सुर और ताल में गाना पड़ता, क्योंकि एडिटिंग की सुविधा नहीं थी। लता लिखती है, माइनस, हर रिकॉर्डिंग से पहले मैं पूरे गीत की भावनाओं को समझती। गीतकार क्या कहना चाहता है, संगीतकार ने किस मूड में धुन बनाई है, माइनस, ये सब जानना जरूरी होता था। मैंने कभी सिर्फ शब्दों को गाने की कोशिश नहीं की, मैंने भावनाओं को गाया। अध्याय 16 अमर गीत और गहरी भावनाएं।
1970-80 के बीच लता मंगेशकर ने असंख्य ऐसे गीत दिए जो आज भी अमर हैं। बाहों में चले आओ, अनामिका 1973। यह गीत लता की मधुरता का बेहतरीन उदाहरण है। सुनने वालों को ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को पुकार रही हो। वे बताती हैं, जब मैं ये गाना गा रही थी मैंने खुद को उस नायिका की जगह रखा, तभी तो उसकी तड़प श्रोताओं तक पहुंच पाई। तेरे बिना जिंदगी से कोई आंधी 1975। गुलजार के शब्द और R.D. बर्मन की धुन पर लता और किशोर कुमार की आवाज का संगम। ये गीत रिश्तों की जटिलता और अधूरी मोहब्बत का प्रतीक बन गया। अध्याय 17। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ सुनहरा सफर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लता मंगेशकर का रिश्ता सिर्फ पेशेवर नहीं था बल्कि आपसी सम्मान पर टिका हुआ था। वे कहते थे, अगर लता जी गा दें तो गाने की आधी सफलता तय है। उनके साथ लता ने शीशा हो या दिल हो, शोर में है सच्चाई और अनगिनत गीत गाए। लता मानती थी कि ये जोड़ी उनके सुरों को बेहद खूबसूरती से निखारती थी। अध्याय 18। नए गायकों के लिए प्रेरणा। इस दौर में लता ने कई युवा गायकों को सहयोग और प्रोत्साहन दिया। वे स्टूडियो में नए कलाकारों को सलाह देती कि रियाज कभी मत छोड़ो। उन्होंने अलका याग्निक, साधना सरगम जैसी गायिकाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मुझे याद है, एक दिन एक युवा गायिका ने मुझसे कहा, दीदी आप जैसी आवाज हम कहाँ से लाएं? मैंने कहा, आवाज ईश्वर की देन है, पर रियाज तुम्हारा है। अध्याय 19। इंडस्ट्री में बदलाव और चुनौतियां। 1980 के दशक में संगीत में बड़ा बदलाव आया। डिस्को, इलेक्ट्रॉनिक बीट्स का चलन शुरू हुआ। पारंपरिक धुनों और शास्त्रीयता का असर कम हुआ। बहुत से लोगों को लगा कि शायद लता मंगेशकर इस नए दौर में फिट नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। जितनी बदलती हूं मैं खुद को, उतनी ही बनी रहती हूं अपने सुरों में सच्ची। उन्होंने नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ गाया और फिर से हिट्स दिए। अध्याय 20। R.D. बर्मन के साथ अनमोल रचनाएं। R.D. बर्मन पंचम के साथ उनका रिश्ता खास था। पंचम उन्हें दीदी कहते थे और हर नई धुन पहले उनके सामने रखते। उनकी जोड़ी ने तेरे बिना जिया जाए ना, रातों का राजा, दिल तो है दिल जैसे यादगार गीत दिए। लता कहती हैं, पंचम की धुनों में आधुनिकता भी थी और भारतीयता भी। मुझे लगता था कि वे मेरे सुरों की सीमाओं को पहचानते हैं और उसी पर खेलते हैं। अध्याय 21। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। लता मंगेशकर सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय संगीत की पहचान बन चुकी थीं। 1974 में उन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में कार्यक्रम किया। इसके बाद अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस जैसे देशों में उन्होंने कॉन्सर्ट किए। जब मैं विदेशी मंच पर भारतीय ध्वज देखती तो गाते समय लगता, ये सिर्फ मेरा प्रदर्शन नहीं, मेरा देश गा रहा है। अध्याय 22। निजी जीवन का एकाकीपन। सार्वजनिक जीवन में जितनी चमक थी, निजी जीवन उतना ही शांत और एकाकी था। उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि उनके लिए परिवार का दायित्व और संगीत ही सब कुछ था। वे अपने खाली समय में किताबें पढ़ती, पाक कला करती और क्रिकेट मैच देखती। वे क्रिकेट की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं। लोग मुझसे पूछते थे कि क्या मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। मैं कहती नहीं, मेरे गीत मेरे साथी हैं। पार्ट 3 समाप्त। अगला भाग 1990 के बाद का दौर, नए जमाने का संगीत, सम्मान और अमर विरासत का निर्माण। पार्ट 4। अध्याय 23। 1990 का बदलता दौर और लता मंगेशकर का योगदान। 1990 का दशक भारतीय संगीत के लिए संक्रमण का समय था। नए कंपोजर्स जैसे अनु मलिक, नदीम श्रवण, जतिन ललित, AR रहमान का दौर शुरू हुआ। पॉप म्यूजिक और रीमिक्स का ट्रेंड आने लगा। युवा आवाज़ों को तवज्जो दी जाने लगी। कई लोग सोच रहे थे कि क्या इतने लंबे समय तक शिखर पर रही लता मंगेशकर इस बदलाव में टिक पाएंगी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर सबको चौंकाया। एक नदीम श्रवण का दौर। दीदी तेरा देवर दीवाना, हम आपके हैं कौन, 1994। ये गीत पूरे देश में धूम मचाकर साबित कर गया कि लता जी की आवाज़ आज भी हर उम्र के दर्शकों को मोह सकती है। 2 जतिन ललित के साथ कहो ना प्यार है, कुछ कुछ होता है जैसे गीतों में उनकी आवाज़ ने युवा धड़कनों को छुआ। लता कहती हैं, संगीत कभी पुराना नहीं होता, सिर्फ उसका रूप बदलता है। अगर आप अपनी आत्मा से गाते हैं तो हर दौर आपको स्वीकार करेगा। अध्याय 24। AR रहमान के साथ नई ऊंचाइयां। 1990 के दशक के अंत में AR रहमान ने भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और जब उनकी मुलाकात लता मंगेशकर से हुई तो दोनों का संगम अद्भुत रहा। 1 दिल से 1998 गीत जिया जले में लता की आवाज़ ने रहमान के आधुनिक संगीत को भारतीय भावनाओं से जोड़ा। 2 लगान 2001 ओ पालनहारे जैसे भक्ति गीत में लता की आवाज़ ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वे सिर्फ गायिका नहीं बल्कि भावनाओं की मूर्त है। रहमान कहते थे, लता जी की आवाज़ में एक पवित्रता है जिसे तकनीक से पैदा नहीं किया जा सकता।
अध्याय 25 सम्मान और उपलब्धियां। लता मंगेशकर को उनके योगदान के लिए देश विदेश में असंख्य सम्मान मिले। भारत रत्न 2001, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इस अवसर पर उन्होंने कहा, मैं ये सम्मान देशवासियों को समर्पित करती हूँ। मैंने जो गाया वो इस धरती की मिट्टी से सीखा। अन्य सम्मान: पद्म भूषण 1969, पद्म भूषण 1999, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989, फिल्म फेयर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार। लेकिन वे हमेशा विनम्र रहीं। सम्मान मिलना खुशी देता है, पर जिम्मेदारी भी बढ़ाता है। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अध्याय 26 अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की पहचान। लता मंगेशकर के सुरों ने भारत को दुनिया भर में गौरवान्वित किया। लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, सिंगापुर में हुए कॉन्सर्ट्स में लाखों लोग जुटे। कई विदेशी अखबारों ने उन्हें द वॉइस ऑफ द मिलेनियम कहा। वे लिखती हैं, जब मैं विदेश में गाती थी और लोग जय हिंद कहते हुए तालियां बजाते थे तो लगता था मैंने कुछ नहीं, मेरे देश ने गाया है। अध्याय 27 व्यक्तिगत जीवन और साधना। लता मंगेशकर का जीवन बेहद अनुशासित था। सुबह जल्दी उठकर वे रियाज करती, चाहे कितना भी व्यस्त कार्यक्रम क्यों न हो। वे कहती थीं, संगीत साधना है, इसे केवल पेशा समझकर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कभी शादी नहीं की और ये फैसला उन्होंने पूरी जागरूकता के साथ लिया। मैंने अपना जीवन संगीत को समर्पित किया, शायद यही मेरी नियति थी। अध्याय 28 आखिरी दौर और विरासत। 2000 के दशक के बाद लता मंगेशकर ने धीरे धीरे फिल्मों में गाना कम कर दिया, लेकिन उनकी विरासत हर जगह महसूस की जाती रही। नए गायक उन्हें अपना आदर्श मानते रहे। उनके पुराने गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। उनकी आत्मकथा के अंतिम अध्याय में वे लिखती हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं तो दुनिया आपको याद रखती है। मैंने सिर्फ यही किया, संगीत को पूजा समझा और पूरी निष्ठा से निभाया। समापन -एक युग की आवाज। लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं थीं, वे एक युग थीं। उन्होंने ये साबित किया कि कला सीमाओं से परे होती है। उनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जब तक इस धरती पर संगीत है, मेरी आत्मा जिंदा रहेगी। भाग 5 सफलता के शिखर पर, स्वर्ण युग का उदय। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने देखा कि कैसे लता मंगेशकर ने 1950 के दशक में अपने स्वर से पूरे देश का दिल जीतना शुरू कर दिया था। अब हम आते हैं 1955 से लेकर 1970 के उस दौर पर जिसे हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है और जिसमें लता मंगेशकर का नाम केवल एक गायिका का नहीं बल्कि आवाज की देवी का बन गया। 1. सफलता का चरम और मेहनत की कीमत। 1955 से 1965 का समय लता मंगेशकर के करियर का सबसे सुनहरा समय था। हर बड़ा संगीतकार, हर बड़ा प्रोड्यूसर, हर बड़ा निर्देशक चाहता था कि उनकी फिल्म में लता की आवाज हो, लेकिन इस शोहरत के पीछे एक असीम मेहनत और संघर्ष था। लता जी अक्सर सुबह से रात तक स्टूडियो में रहती, कई बार एक दिन में 8-10 गाने रिकॉर्ड करती। उस दौर में तकनीक सीमित थी, एक गाना रिकॉर्ड करने में कई घंटे लग जाते थे और छोटी सी गलती पर पूरा गाना फिर से गाना पड़ता था। मेरे गले में दर्द होता था, लेकिन मैं सोचती थी कि अगर मैंने आज ये काम छोड़ दिया तो कल लोग किसी और को बुला लेंगे। लता मंगेशकर। उनकी यही सोच उन्हें सबसे आगे ले गई। 2. संगीतकारों के साथ जादुई रिश्ते। इस दौर में लता जी का रिश्ता कई महान संगीतकारों के साथ गहराया। मदन मोहन। इनके साथ लता जी ने जो गाने गाए वे दर्द और भावनाओं का सर्वोच्च उदाहरण है। आपकी नज़रों ने समझा, वो भूल गए जिन्हें हमने निभाया था, जैसे गाने आज भी अमर हैं। शंकर जयकिशन। इनका संगीत चंचल और रोमांटिक होता था। प्यार हुआ, इकरार हुआ, अजीब दास्तां है ये, जैसे गानों ने लता को युवाओं की धड़कन बना दिया। S.D. बर्मन। शुरुआत में इनके बीच मतभेद हुए थे, लेकिन बाद में जो मेल बना उसने फिल्म संगीत को नए आयाम दिए। मोरा गोरा अंग लई ले, सुन मेरे बंधुरे जैसे गीत इसी युग में आए। रवि और नौशाद। इन संगीतकारों ने लता की आवाज के हर पहलू को अलग अलग रंग दिए, कभी भक्ति, कभी शास्त्रीय, कभी लोकगीत। 3. भक्ति और देशभक्ति का स्वर। 1950-60 के दशक में लता जी ने सिर्फ प्रेम गीत ही नहीं गाए, बल्कि भक्ति और देशभक्ति गीतों में भी अपनी पहचान बनाई। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, ये गाना महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में गाया गया था और आज भी शांति का प्रतीक है। ऐ मेरे वतन के लोगों। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ये गीत जब उन्होंने दिल्ली में गाया तो पंडित नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। लता जी कहती हैं, वो पल मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। जब एक प्रधानमंत्री मेरे गीत से रो पड़ा तब मुझे लगा कि मेरा स्वर सचमुच लोगों के दिल तक पहुंचता है। 4. पारिवारिक जिम्मेदारियां और निजी जीवन। इस चमकदार सफलता के बीच लता जी का निजी जीवन बहुत सादा रहा। उन्होंने शादी नहीं की,
मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ था। मैंने अपने भाई बहनों को बड़ा किया, उनकी पढ़ाई लिखाई, करियर सब देखा। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। लता जी ने अपने भाई हृदयनाथ मंगेशकर को संगीत में स्थापित किया, बहनों आशा, उषा और मीना को भी सहारा दिया। 5. विवादों का दौर और आत्मसम्मान की लड़ाई। इतनी सफलता के बावजूद लता जी को आलोचनाओं और विवादों का सामना भी करना पड़ा। कहा जाने लगा कि वे इंडस्ट्री में अन्य गायिकाओं को मौका नहीं देती। लता जी इस पर कहती हैं, मैं कभी किसी के रास्ते में रोड़ा नहीं बनी, लेकिन अगर कोई कहे कि मेरी मेहनत और मेरी जगह मुझे आसानी से छोड़ देनी चाहिए तो ये संभव नहीं था। मैंने जो पाया अपनी मेहनत से पाया। 6. स्वर्ण युग का अंत और नई पीढ़ी का आगमन। 1960 के दशक के अंत तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नई लहर आई। R.D. बर्मन जैसे नए संगीतकार, किशोर कुमार जैसे गायक लोकप्रिय होने लगे, लेकिन लता मंगेशकर की जगह कोई नहीं ले सका। वे लगातार नई पीढ़ी के साथ अपने सुर को ढालती रहीं, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। अगले भाग में हम देखेंगे 1970 से 1990 का दौर, जब लता मंगेशकर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय संगीत की पहचान बनी और कैसे उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को एक अलग ऊंचाई दी। पार्ट 6. अंतर्राष्ट्रीय पहचान, विरासत और अमरता की ओर सफर। लता मंगेशकर का जीवन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। उनकी आवाज ने दुनिया भर में भारतीय संगीत का परचम लहराया। यह दौर उनके जीवन का वो समय था जब वे एक गायिका मात्र नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की दूत बन चुकी थीं। 1. विश्व मंच पर लता मंगेशकर की गूंज। 1970 और 1980 के दशक में लता जी की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगी। उन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल, न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर लाइव कॉन्सर्ट दिए। रॉयल अल्बर्ट हॉल का अनुभव 1974, ये पहला अवसर था जब कोई भारतीय गायिका वहां प्रस्तुति दे रही थी। दर्शकों में भारतीय मूल के लोग ही नहीं बल्कि विदेशी श्रोता भी शामिल थे जो लता जी की आवाज सुनने आए थे। इन प्रस्तुतियों ने भारतीय फिल्म संगीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 2. संगीत में प्रयोग और नई पीढ़ी के साथ तालमेल। लता जी ने हर दौर में नए संगीतकारों और शैलियों के साथ खुद को ढाला। 1980-90 के दशक में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, R.D. बर्मन, आनंद मिलिंद, A.R. रहमान जैसे संगीतकारों के साथ भी काम किया। R.D. बर्मन के साथ तेरे बिना जिंदगी से, आंधी 1975 जैसे गाने और A.R. रहमान के साथ लुका छुपी, रंग दे बसंती 2006 जैसे गाने ये दर्शाते हैं कि उन्होंने हर युग में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी। 3. सम्मान और उपलब्धियां। लता मंगेशकर को उनके योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। भारत रत्न 2001, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान। लीजेंड्स अवार्ड, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कला की स्वीकृति। उनकी आवाज को भारत का सांस्कृतिक धरोहर माना गया। 4. देशभक्ति और राष्ट्रगान में योगदान। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने देशभक्ति गीतों से सैनिकों और नागरिकों का मनोबल बढ़ाया। उनका गाया ऐ मेरे वतन के लोगों आज भी भारत की आत्मा का गीत माना जाता है। 5. व्यक्तिगत जीवन और परिवार के प्रति समर्पण। अपने करियर के बावजूद लता जी ने हमेशा अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने विवाह नहीं किया क्योंकि वे मानती थीं कि उनका परिवार और उनका संगीत ही उनका जीवन है। उन्होंने अपने भाई बहनों की शिक्षा और करियर में मदद की। उनका मानना था, संगीत मेरा जीवन है और परिवार मेरी शक्ति। 6. अंतिम दौर और विरासत। 2000 के दशक में स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने कम गाया, लेकिन उनकी उपस्थिति भारतीय संगीत में हमेशा रही। नए गायकों के लिए वे प्रेरणा का स्रोत बनी। 6 फरवरी 2022 को उनके निधन ने पूरे भारत को शोक में डुबो दिया, लेकिन उनकी आवाज अमर है। निष्कर्ष, एक युग, एक पहचान। लता मंगेशकर का जीवन संघर्ष, समर्पण, कला और अमरता की कहानी है। वे सिर्फ एक गायिका नहीं थीं, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज थीं। उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि समर्पण, अनुशासन और लगन से कोई भी इंसान अमर हो सकता है। पार्ट 6. अमर सुरों की मल्लिका, लता मंगेशकर की विरासत। 1. अंतिम वर्षों का सफर माइनस सम्मान और सादगी का संगम। लता मंगेशकर ने 1990 के दशक के बाद धीरे धीरे अपने गायन में कमी करना शुरू किया। उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया, लेकिन संगीत की दुनिया से उनका रिश्ता कभी टूटा नहीं। 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। वे ये सम्मान पाने वाली सिर्फ दूसरी गायिका थीं, MS सुब्बलक्ष्मी के बाद। इस सम्मान ने उनके संगीत जीवन की महानता को फिर से प्रमाणित किया। इसके बावजूद लता दी अपनी सादगी में ही रहीं। उनके घर आने वाला हर व्यक्ति बताता था कि उनके व्यक्तित्व में कभी भी घमंड नहीं आया।
वे नए गायकों को प्रोत्साहित करती, सुझाव देती और उन्हें प्रेरित करती। 2. क्रिकेट और देशभक्ति सिर्फ सुरों तक सीमित नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर को क्रिकेट का बहुत शौक था। वे भारत-पाकिस्तान मैच बड़े चाव से देखती थीं। 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो लता दी ने मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर पूरी भारतीय टीम को सम्मानित किया। उनके देशभक्ति गीत जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों आज भी सुनने वालों की आंखें नम कर देते हैं। ये गीत उन्होंने 1963 में शहीदों की श्रद्धांजलि में गाया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आंखों में आंसू ला दिए थे। 3. नए युग के संगीत में योगदान। 2000 के दशक में भी लता मंगेशकर ने कुछ चुनिंदा गाने गाए। लुका छुपी, रंग दे बसंती में उनका गाया गीत हर माँ के दिल की आवाज़ बन गया। रहमान के संगीत में उन्होंने इसे इतनी आत्मा से गाया कि सुनने वाला भावुक हुए बिना नहीं रह सकता। वे युवा संगीतकारों को भी प्रोत्साहित करती थीं। A.R. रहमान, शंकर एहसान लॉय, प्रीतम जैसे संगीतकारों ने हमेशा कहा कि लता दी का आशीर्वाद उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। 4. उनके व्यक्तित्व की खासियत विनम्रता और समर्पण। लता मंगेशकर का जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, विनम्रता और मेहनत ही आपको महान बनाती है। उन्होंने कभी भी शोहरत को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वे मानती थीं कि संगीत ईश्वर का आशीर्वाद है। वे हमेशा कहती मैंने जो पाया है वो मेरे माता पिता के संस्कार और भगवान की कृपा से है। 5. अंत और अमरता। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हुआ। पूरा भारत शोक में डूब गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम लोग तक सभी ने कहा आज भारत की आवाज़ खो गई, लेकिन लता जी अमर रहेंगी। उनके गीत आज भी उतने ही ताजगी भरे लगते हैं जैसे पहली बार सुने हों। 6. उनकी अमर विरासत। उन्होंने 25,000 से अधिक गाने गाए, 36 भाषाओं में गाया। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने उन्हें सराहा। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का दीपक हैं। आज जब भी कोई सुरों की बात करता है तो सबसे पहले नाम आता है लता मंगेशकर स्वर कोकिला। दोस्तों, लता मंगेशकर का जीवन सिर्फ संगीत की कहानी नहीं है, ये समर्पण, संघर्ष और सफलता की अमर गाथा है। उन्होंने हमें सिखाया कि यदि आप अपने काम से प्रेम करते हैं और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते तो आप इतिहास में अपना नाम अमर कर सकते हैं। आज भी जब उनके गीत बजते हैं तो लगता है जैसे समय थम गया हो और संगीत बोल रहा हो। यही है लता मंगेशकर की सबसे बड़ी उपलब्धि।